तो चलिए वेलकम। आज हम सुमित सर आप सभी के बीच पुनः एक नई टॉपिक, एक नई पॉइंट जो कि आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे। आज का हमारा एक बेहतरीन पॉइंट होगा अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि, जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम जानेंगे कि संतान की प्राप्ति, जनसंख्या वृद्धि को कम करने की कुछ विधि, कुछ टेक्निक अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, एक बहुत बेहतरीन विधि अपनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि, परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड। कहने का मतलब कि अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, संतान की प्राप्ति जो होती है उसको हम लोग बंद करते हैं और संतान की प्राप्ति को रोकते हैं। तो जिससे क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण को रोका जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि के अंतर्गत परमानेंट बर्थ कंट्रोल के अंतर्गत एक विधि आता है जिसको कहते हैं शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि मतलब सर्जिकल मेथड, जिसको हम ऑपरेशन मेथड कहते हैं। तो शल्य क्रिया विधि या इसी को बंध्याकरण विधि या इसी को हम लोग कहते हैं उच्छेदन, क्या कहते हैं, उच्छेदन विधि कहते हैं। इसको सर्जिकल मेथड या हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग आज समझेंगे कि अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि क्या होते हैं। ये पॉइंट यह दर्शाता है कि जन्म नियंत्रण विधि को रोका जाएगा, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाएगा पूर्ण रूप से, परमानेंट रूप से। यदि जनसंख्या को रोका जाए, संतान की प्राप्ति को रोका जाए, उसके लिए डॉक्टर के द्वारा, उसके लिए शल्य चिकित्सा के द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेशन मेथड को अपनाया जाता है। ऑपरेशन मेथड या अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि को दो भाग में बांट देते हैं। पहला जो होता है सर्जिकल मेथड को हम दो भाग में बांट देते हैं, एक मादा नसबंदी होता है, दूसरा नर नसबंदी होता है। नर नसबंदी जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेसेक्टोमी देते हैं। नर नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं तथा मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से हम लोग जानते हैं। नर नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि नर नसबंदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो नर नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं तथा मादा नसबंदी को सर हम किस नाम से जानते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। हम जानते हैं कि नर नसबंदी या वेसेक्टोमी में किया जाता है, सर नर में उपस्थित जो होती है वास डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, वास डिफरेंस जिसको हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं, इस शुक्रवाहिका को वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है। किसी भी मेल में वास डिफरेंस की संख्या 2 होती है, शुक्रवाहिका की संख्या 2 होती है, जो नलिकाकार संरचना की होती है। उसके बाद मादा नसबंदी ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जिसको हम लोग फैलोपियन नलिका या अंडवाहिका कहते हैं, इस अंडवाहिका को रोक मतलब काट कर बांध दिया जाता है। इस अंडवाहिनी नलिका, फैलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है। आप फिगर के माध्यम से एक बार आप इस फिगर पर ध्यान दीजिएगा, ये होता है मादा जनन तंत्र का फिगर और आप यह देख रहे हैं नर जनन तंत्र का फिगर। हम जानते हैं सर मादा में फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट की संख्या जो होती है 2 होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मादा जनन तंत्र का फिगर है जिसमें फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की संख्या 2 होती है। इसमें हम क्या करते हैं सर, मादा नसबंदी ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, मादा के जनन भाग, मादा के जनन तंत्र में उपस्थित फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी नलिका को काट करके डॉक्टर के द्वारा बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है सर, अंडाणु का तो निर्माण होगा लेकिन अंडाणु निषेचित नहीं होगा, अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा। तो इस स्थिति में मादा नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट को काट करके बांध दिया जाता है।
जिससे क्या होगा सर, इस अंडाशय में अंडाणु तो बनेगा लेकिन यह शुक्राणु से जाकर नहीं मिलेगा, और यदि शुक्राणु से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगा, और निषेचन की क्रिया नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, सगर्भता नहीं होगा। अतः इसीलिए मादा नसबंदी में फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। अब हम चलाते सर नर नसबंदी में, वैसेक्टोमी में क्या होता है। नर नसबंदी में जो वास डिफरेंस या शुक्रवाहिका होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है। नर नसबंदी में शुक्रवाहिका की संख्या 2 होती है, मतलब नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका की संख्या 2 होती है, और दोनों शुक्रवाहिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिस बांधने की विधि को हम लोग नर नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं। हम फिगर के माध्यम से जानेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे सर, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये नर जनन तंत्र का फिगर होगा, और नर जनन तंत्र के फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ से जो एक नलिकाकार संरचना गया है, जो मूत्राशय के ऊपर से लूपनुमा संरचना बनाया है, इसमें से इस शुक्रवाहिका को कहीं न कहीं काट करके बांध दिया जाता है। शुक्रवाहिका की संख्या 2 होती है, यहाँ एक ही दर्शाया गया है, शुक्रवाहिका की संख्या 2 होती है, और दोनों शुक्रवाहिका को काट करके अलग अलग बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है सर, वृषण में शुक्राणु का तो निर्माण होगा, शुक्राणु का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन शुक्राणु अंडाणु से जाकर नहीं मिल पाएगा, और यदि शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा तो फिर निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा फिर क्या होगा, ज़ायगोट नहीं बनेगा, और निषेचन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं आएगा, और फिर संतान की प्राप्ति नहीं होगा। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल कर सकते हैं। बात यही था, सब मेन बात का सार यही था कि शल्य क्रिया विधि में, बंध्याकरण विधि में या उच्छेदन विधि में क्या किया जाता है, नर में नसबंदी किया जाता है, नर नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाता है, और मादा में नसबंदी किया जाता है, जिस मादा नसबंदी को ट्यूबेकोटोमी कहते हैं। नर नसबंदी या वैसेक्टोमी में नर का जो होता है भास डिफरेंस शुक्रवाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, और मादा नसबंदी ट्यूबेकोटोमी में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को काट कर बांध दिया जाता है। इस दौरान सर होता क्या है, इस दौरान फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट को यदि काट कर बांध दिया जाता है तो अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाता है, और यदि भास डिफरेंस या शुक्रवाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है, और जिस कारण से क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो आगे चल के फिर ज़ायगोट नहीं बनेगा, ज़ायगोट नहीं बनेगा तो फिर भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण नहीं बनेगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं आएगा, स्वगर्भता नहीं आएगा, और स्वगर्भता नहीं आएगा तो फिर हम जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, जनसंख्या की जन्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। फिर है कि सर होगा क्या, वैसेक्टोमी के दौरान क्या कहते हैं, शुक्राणु निर्माण तो होगा लेकिन निषेचन की क्रिया में यह शुक्राणु भाग नहीं लेगा। निषेचन की क्रिया, शुक्राणु का तो निर्माण होगा कब, जब हम लोग नर नसबंदी करा लेते हैं तब उस दौरान शुक्राणु तो बनेगा, शुक्राणु का तो निर्माण होगा, लेकिन निषेचन की क्रिया में यह शुक्राणु भाग नहीं लेगा। फिर हम बात करते हैं मादा नसबंदी ट्यूबेकोटोमी का। तो मादा नसबंदी में अंडाणु का तो निर्माण होगा, लेकिन यह अंडाणु निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेगा, शुक्राणु से नहीं मिलेगा। नहीं, फिर तब होगा क्या, फिर क्या होगा कि यदि नर नसबंदी में वैसेक्टोमी होता है तो इस दौरान क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जी हाँ, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन नहीं होगा, और निषेचन की क्रिया यदि नहीं होगा तो फिर नो प्रेगनेंसी मतलब स्वगर्भता नहीं आएगा, और स्वगर्भता नहीं आएगा फिर क्या होगा, संतान की प्राप्ति नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग जब मादा नसबंदी ट्यूबेकोटोमी देखते हैं, इस ट्यूबेकोटोमी के दौरान क्या होता है, जब हम लोग फैलोपियन नलिका को काट कर बांध देते हैं तो फिर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और नो प्रेगनेंसी स्वगर्भता नहीं आती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और संतान की प्राप्ति नहीं होगा तो जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा, जनसंख्या कंट्रोल होगा, और अस्थायी जन्म नियंत्रण विधि को फॉलो करेगा। तो ध्यान रखना, नर नसबंदी में
क्या होता सर, निषेचन की क्रिया नहीं होगी और निषेचन की क्रिया नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगा। फिर उसी प्रकार मादा नसबंदी में भी निषेचन की क्रिया नहीं होगी और प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो क्या होता है, मेन बात का यही सार था। हम लोग देख रहे थे अभी कि सर अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि, इसमें होता क्या है, अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि में संतान प्राप्ति की संभावना नहीं होती। यदि हम ऑपरेशन मेथड कर लेते हैं, सर्जिकल मेथड कर लेते हैं, तो इस दौरान होता क्या है कि संतान की प्राप्ति होने की संभावना नहीं हो पाती है और हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन मेथड द्वारा नसबंदी करा लेते हैं। उसके बाद मैथुन की क्रिया हो रहा है तो हमको ये तकलीफ नहीं होगा कि निषेचन होगा, नए संतान की प्राप्ति होगा, फिर से हम पुनः दूसरे संतान की प्राप्ति कर सकते नहीं। सर अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि सबसे प्रमुख एवं प्रभावकारी जन्म नियंत्रण विधि होता है। इस विधि में हम लोग पूर्ण रूपेण कह सकते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि अब संतान की प्राप्ति नहीं होगा, अब मैथुन की क्रिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं होगा। और यदि संतान की प्राप्ति नहीं होगा तो इसी जन्म नियंत्रण को तो हम अस्थाई जन्म नियंत्रण कहते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि। अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि में क्या होता है, संतान प्राप्ति की संभावना बनी रहती है और संतान प्राप्ति की संभावना बनी रहती है तो उससे यह होता है कि जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जनसंख्या में वृद्धि होते रहेगा और जनसंख्या में वृद्धि होगा तो फिर जाकर के जनसंख्या का कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, फिर हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, फिर समस्या हो। अतः इसीलिए सरकार द्वारा एक नारा भी लाया गया था, हम दो हमारे दो। कहने का मतलब यदि जनसंख्या को कंट्रोल करना हो, जनसंख्या नियंत्रित करना हो तो हम दो हमारे दो नारा को फ्लो करना पड़ेगा, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया था 1951 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम मतलब पूरे विश्व में भारत एक ऐसा ही देश था जहां सबसे पहले यह नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। हम दो मतलब पति पत्नी तथा उसके दो संतान। तो बस यह नारा यदि हम फॉलो कर लेते हैं तो जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि को अपनाना पड़ेगा। ये था अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि जिसको हम लोग पूर्ण रूप से बारीकी से देख लिए थे। अब अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि। और अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि में होगा क्या कि सर अस्थाई जन्म नियंत्रण विधि में संतान प्राप्ति की संभावना होते रहती है या संभावना होती है जिससे जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाती है। आगे की क्लास में हम लोग आगे की पॉइंट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो से जुड़े थे लगातार, तो आगे हम कहना चाहेंगे कि आगे का क्या पॉइंट होगा आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। और यह टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग आगे की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब किया रहेगा फिर नोटिफिकेशन सही समय पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बायोलॉजी के खोपड़ी में छेद करते रहे।